इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? हमदान ने आंखों में इश्तियाक भरकर सवाल किया था। बकवास। पलवशा ने फौरन जवाब दिया तो वो एहतजाजन रुख मोड़ गया। पलवशा ने उसे देखा। दराज कद, खूबसूरत, हैंडसम, एक मर्द की मर्दाना वजाहत को बयान करने के लिए जिस कदर अल्फाज डिक्शनरी में मौजूद हैं, वो उन सब के मुताबिक था। क्या बुराई है मुझ में? अब वो पलटकर फिर पूछ रहा था। कोई एक हो तो बताऊं? पलवशा ने अपने शहद रंग बालों की ढीली होती पोनी को दोबारा कसकर बांधा। हमदान ने एक माहिर वकील की तरह खराबियों की तफसील नहीं पूछी और अपने हक में बोलना शुरू कर दिया। जो बेशुमार प्लस पॉइंट्स हैं, तुम इन पर गौर क्यों करती? नंबर 1, मैं तुम्हारे चचा का बेटा हूँ, यानी हमारा खानदान एक है, जात बरादरी का कोई मसला नहीं। दूसरा, मैं इकलौता हूँ, यानी फैमिली छोटी है। तीसरा, मैं इसी घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ। तुम्हें शादी के बाद अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना पड़ेगा। चौथा, बस। पलवशा ने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोका था। यही तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नंबर 1, तुम मेरे चचा के बेटे हो और मैं कजन मैरिज के खिलाफ हूँ। खामखा की प्रॉब्लम्स। नंबर 2, तुम इकलौते हो, मैं भी इकलौती हूँ, सारी जिंदगी अकेली रही हूँ। अब मैं किसी बड़ी फैमिली में शादी करना चाहती हूँ। अगर शादी के बाद भी मेरी जिंदगी चेंज नहीं होती और मैंने यहीं रहना है तो क्या लेना ऐसी शादी का। नंबर 4, सबसे अहम बात, मेरा और तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता, पसंद नापसंद नहीं मिलती। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम जलते तवे पर बैठी अंगारे चबाती रहती हो और मैं एक खुश मिजाज इंसान हूँ। असल चीज होती है मोहब्बत और वो मैं तुमसे करता हूँ। हमदान ने कंधे उचकाकर अपने ही अंदाज में उसे कायल करने की कोशिश की। मैं सड़ियल हूँ तो तुम किस खुशी में मेरे पीछे पड़े हो? पलवशा को हस्बे मामूल गुस्सा आ गया। नहीं करती मैं तुमसे शादी, भाड़ में जाओ तुम। वो पाँव पटकती वहाँ से वॉक आउट कर गई थी। दोनों मिलकर जाएंगे हनीमून पर। हमदान ने पीछे से बुलंद आवाज में उसे चिढ़ाया और फिर सर पकड़कर बैठ गया। ये दिल भी क्या चीज है, जलील कराकर रख देता है। उसने खुद को कोसा। आखिर इस पलवशा में जो मुझे इस कदर अच्छी लगती है, बस बड़ी बड़ी आंखें जिन्हें देखते ही इनमें डूब जाने को दिल चाहता है। स्वीट सी छोटी सी नाक जिसे चढ़ाकर जब वो बोलती है तो खामखाही उस पर प्यार आ जाता है। गालों पर पड़ने वाले डिम्पल जो जान निकालने को काफी हैं। वो सोचते सोचते पटरी से उतरने लगा था। चच्ची की वफात तब हुई थी जब हमदान FSC कर रहा था। काफी अरसे तक तो सही चचा और हमदान इस नागानी मौत से संभले ही नहीं और जब हालात कुछ मामूल पर आए तो सब रिश्तेदारों ने सही चचा पर दबाव डाला कि वो दूसरी शादी कर ले। हत्ता कि हमदान को भी इस पर कोई एतराज ना था। वो एक अमली सोच रखने वाला समझदार लड़का था। जानता था कि बाप को सहारे और साथी की जरूरत है, इसलिए फजूल जज्बातीपन दिखाने की बजाय उसने हर हाल में सईद को अपनी हमायत का यकीन दिलाया था। लेकिन सईद साहब का दिल चच्ची की वफात के बाद जिक्र इलाही की तरफ मुड़ चुका था। चुनाचे अब काफी अरसे से सूरत हाल ये थी कि ऑफिस के औकात को निकालकर सारा वक्त सईद चचा और हमदान सईद नीचे हमीद साहब के पोर्शन में ही गुजारते थे। इन हालात अचानक हमदान सईद को पलवशा हमीद से मोहब्बत हो गई। अब अगर वो अपने तौर पर सिर्फ मोहब्बत करता फिर तो कोई मसला ना था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को अमली शक्ल देने के लिए उससे शादी का इजहार कर रहा था और घर में सब बड़े उसकी इस ख्वाहिश पर दिलो जान से राजी थे सिवाय पलवशा के। वो एक ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी जिसे शादी के लिए नावलों वाला हीरो चाहिए था। वो हीरो जो चुपके चुपके हीरोइन की सालगिरह मनाता है, खाने पकाकर उसके सामने रखता है और किसी बच्चे की मानिंद हीरोइन के सब नाज और नखरे उठाता है। वो कुछ देर ऐसे हीरो का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन हमदान ने सब कुछ चौपट करके रख दिया था। वो पहले भी उसे कुछ खास नहीं भाता था, लेकिन अब तो उसे देखते ही पलवशा को आग लग जाती थी। वो तो भला हुआ हमीद साहब का जिन्होंने इस रिश्ते के लिए पलवशा की मर्जी की शर्त रख दी थी, वरना रिजवाना बेगम का बस चलता तो चट मंगनी पट ब्याह करके पलवशा को ऊपर वाले पोर्शन में भेज देती। मम्मा, चांद नजर आ गया है, कल पहला रोजा होगा। पलवशा ने किचन में दाखिल होकर माँ को ला दी थी। चलो मुबारक हो। रिजवाना बेगम ने रोटी बेलते हुए बेटी को देखा। तुम मान जाओ तो इस ईद पर तुम्हारी और हमदान की मंगनी कर देंगे। उफ़ो मम्मा, वो बुरी तरह झिंझलाई थी। आप सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। ये बताएं कि पकाया क्या है? उसने आगे बढ़कर पतीली का ढक्कन उठाया और चटखारा लिया। वाओ, करेले गोश्त। रिजवाना बेगम ने आखिरी रोटी तवे से उतारकर दस्तरखान में लिपेटी। ताई, करेले पकाए हैं आज आपने? हमदान की आवाज पर पलवशा ने चौंक कर देखा। वो
वो वहीं खड़ा पानी पी रहा था और अब करेलों के बारे में सुनकर बुरे बुरे मुंह बना रहा था। अरे रिजवाना बेगम प्यार से बोली, मैंने अपने बेटे के लिए अलग से गोश्त निकाल लिया था। ओहो मेरी प्यारी ताई, आई लव यू। वो हंसता मुस्कुराता किचन से निकल गया था। मान जाओ ना विशी, देखो कितना प्यारा लड़का है। रिजवाना बेगम ने पलवशा से कहा, मामा मैं सारी जिंदगी 2-2 सालन नहीं पका सकती। उसने प्लेटें निकालना शुरू की। जब प्यार होगा तो 2-2 सालन भी पक जाएंगे और करेले गोश्त में से गोश्त अलग करना तो बहुत आसान है ना बेटा। रिजवाना बेगम हंसी। प्यार ही तो नहीं है मम्मा। वो किचन से बाहर निकल गई। वो भी हो जाएगा। हमदान बाहर ही खड़ा था। तुम एक बार हाथ तो करो हमदान, तुम हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? वो झिंझलाई। तुम सफाई पसंद हो ना इसलिए। उसने दांत निकाले। उफ़ो, वो पाँव पटकती रूम की तरफ बढ़ गई। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। अब रोजमर्रा के मामूलात में इबादत के औकात बढ़ गए थे। स्टडी के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए हमदान ने ठटक कर देखा। पलवशा जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। फेर दुपट्टे के हाले में उसका दूधिया चेहरा दमक रहा था। वो उसे देखता ही रह गया था। तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं पलवशा। वो दरवाजे से टेक लगाए वहीं खड़ा हो गया था। क्या मतलब? पलवशा ने मुंह पर हाथ फेरते हुए उसे देखा। मतलब ये कि एक बहुत अच्छा, प्यारा और हैंडसम इंसान तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। तुम कितने खुद पसंद हो हमदान। पलवशा ने तंज किया। यानी? वो एक लम्हे के लिए रुककर शरारत से मुस्कुराया। तुम ये मानती हो कि वो बहुत अच्छा, प्यारा और हैंडसम इंसान मैं ही हूँ? हमदान मेरी अभी तरावी रहती है। वो तनक कर बोली। और तुम भी कुछ इस रमजान में इबादत कर लो तो शायद तुम्हारी किस्मत भी संवर जाए। मुश्किल है, मेरे नसीब में तो एक झगड़ालू नकचड़ी लड़की लिखी जा चुकी है। बस उसके साथ रहकर सबर शुक्र करूंगा और सीधा जन्नत में जाऊंगा। उसने अफसोस से सर हिलाया था। मैं मानूंगी तब ना। वो हस्बे मामूल भपर गई थी। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, जाओ यहाँ से। उसने उठकर दोबारा नियत बांधना चाही। हमदान का कहका बेसाख्ता था। बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर बोला, यानी तुम ये मानती हो कि वो झगड़ालू और नकचड़ी लड़की तुम हो? नमाज पढ़ते हुए पलवशा के माथे के बल वाजे थे। घर में सभी रोजा रखते थे। चचा, बाबा और हमदान रोजा रखकर अपने अपने ऑफिस चले जाते। घर में रिजवाना बेगम और पलवशा ही रह जाती। रिजवाना बेगम की खास ताकीद थी कि रोजे के औकात को फजूल कामों में जाया करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा जिक्र, तलावत और इबादत में गुजारा जाए। चुनाचे दिन तो उसका मशगूलियत में गुजर जाता। अफ्तारी के बाद भी बर्तन धोने, किचन समेटने के अलावा मगरिब और इशा की नमाज तरावी के दौरान किसी और चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। इन्हीं मसरूफ दिनों में पलवशा को ईद की शॉपिंग याद आ गई तो उसने माँ को भी याद दिलाना जरूरी समझा और उसके लिए मुनासिब तरीन वक्त अफ्तारी के बाद का था। हमदान घर पर ही है, उसके साथ चले जाओ बाजार। मामा ने फौरन मसला हल कर दिया। आप नहीं चलेंगी? पलवशा ने पूछा। नहीं जी, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं तो बस तरावी के बाद सोने के लिए लेटूंगी। सहरी के लिए भी उठना होता है। अच्छा। पलवशा खामोश हो गई। अब किस सोच में गुम हो गई हो? रिजवाना बेगम ने डांटा। अभी चली जाओ, इशा वापस आकर पढ़ लेना। उफ मम्मा, आप तो हथेली पर सरसों जमाने लग जाती हैं। चली जाऊंगी फिर किसी दिन, वो सुस्ती से बोली। पलवशा, जो जो दिन गुजरते जाएंगे दुकानों पर रश बढ़ता जाएगा। आज तुम्हारा मूड नहीं है, कल हमदान घर पर नहीं होगा। बेहतर है आज ये काम निपटा लो, उन्होंने समझाया। बस आपको याद क्या दिलाया, आप भी मुझे भेज कर ही दम लेंगी। वो मुँह बनाकर उठ गई थी और अब वो शहर की एक मशहूर जमाना मार्केट की दुकानों में घूम रही थी और इतनी मगजमारी के बाद जिस तरह के कपड़े वो पसंद कर रही थी उन्हें देखकर हमदान को ताव आ रहा था। इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है? पलवशा ने सूट उसके सामने किए, एक हल्का बादामी और एक हल्का गुलाबी। हमदान गहरी सांस लेकर रह गया। कोई भी नहीं, और मुड़कर रैक से एक सूट निकाला। तुम ये क्यों नहीं लेती हो? वो एक हरे और काही इम्तिजाज का खूबसूरत कढ़ाई वाला था। पलवशा ने देखा और मुंह बनाकर काउंटर की तरफ बढ़ गई। इसे पैक कर दो। हमदान ने पास से गुजरते सेल्स बॉय को सूट पकड़ाया और पलवशा की अकल पर मातम करते हुए चंद और गहरे और खिलते रंगों में जोड़े भी खरीद लिए। वापसी में जब उसने पलवशा को उसके शॉपिंग बैग्स थमाए तो साथ में 2 और शॉपिंग बैग्स भी थे। ये क्या है? पलवशा ने थैलों में झांक कर देखा। एक में कपड़े और दूसरे में जूते और ज्वेलरी वगैरह थी। तुम्हारी शॉपिंग? हमदान ने डिग्गी बंद करते हुए जवाब दिया। मैं नहीं लूंगी ये। उसने साफ इनकार किया। मेरे तो किसी काम की नहीं है ये चीजें, तुम ही रखो। वो की रिंग लहराता अंदर चला गया। पलवशा शॉपिंग बैग्स उठाए उसके पीछे थी। एसी ऑन था। टीवी लाउंज में गहरी खामोशी थी। पलवशा सोफे पर लेटी किताब पढ़ रही थी जब हमदान सीटी पर कोई धुन गुनगुनाता आया। पलवशा ने नागवारे से उसे देखा। सारा माहौल गारत कर दिया था उसने। वो अब
अब दूसरे सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर रहा था। अब कोई वाहियात से इंग्लिश मूवी लगा कर ना बैठ जाना। पलवशा ने उसे अपनी मौजूदगी की इत्तला देनी जरूरी समझी थी। इंडियन के बारे में क्या ख्याल है? हमदान मुस्कुराया। फिर मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा, पलवशा ने जल कर कहा। तो आप यहाँ क्या चिल्ला काट रही हैं जो यहाँ आपकी मौजूदगी जरूरी है? हमदान ने भवें उचकाकर उसे देखा, साथ साथ वो चैनल सर्चिंग कर रहा था। तुम ऊपर अपने पोर्शन में जाकर टीवी देखो ना, पलवशा ने बेमुरवती की इंतहा कर दी। वहाँ मजा नहीं आता, हमदान ने बुरा माने बगैर साफ इनकार कर दिया। फिर उसे बगौर देखते हुए बोला, वैसे एक बात तो बताओ पलवशा, तुम इतने फजूल हुलिये में क्यों रहती हो? क्या मतलब? वो तब गई थी। ना तुम हाथों में कुछ पहनती हो, ना कानों में, मतलब चूड़ियाँ, बुंदे वगैरह। कपड़े भी तुम अजीब बेरंग से पहनती हो। जिंदगी से आखिर इतनी बेजार क्यों हो तुम? मैं जिंदगी से बेजार नहीं हूँ, ये मेरा अंदाज है। मुझे वाहियात किस्म के फैशन नहीं पसंद, पलवशा इतरा कर बोली। वाहियात किस्म के फैशन नहीं है बेवकूफ, हमदान ने डांट कर कहा। फिर नरम पड़ते हुए बोला, तुम कभी गहरे रंग के कपड़े पहन कर तो देखो, साथ चूड़ियाँ, बूंदे, तुम बेहद खूबसूरत लगोगी। वो जैसे तस्वुर में उसे सजा संवरा देख रहा था। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, वो तनक कर बोली। लेकिन मुझे ये सब पसंद है यार, वो बेचारगी से बोला था। ये मेरा मसला नहीं है, पलवशा ने बेनियाजी से कहा। हमदान ने गहरी सांस ली और इंग्लिश मूवी देखने लगा। पलवशा ने भुनकर टीवी की तरफ देखा। अभी तक मूवी साफ सुथरी ही लग रही थी, लेकिन इंग्लिश मूवी हो, इसमें कोई ऐसा वैसा सीन न आए, ये तो हो नहीं सकता। लिहाजा उसने यहाँ से उठ जाना ही बेहतर समझा। लेकिन जाते जाते इतना जरूर सुना गई, रमजान का महीना है, कम से कम इसमें तो गुनाह कम से कम करने की कोशिश करो। टीवी देखते हुए हमदान की नजर टेबल पर पड़ी किताब पर पड़ी जो पलवशा छोड़ गई थी। उसने किताब उठा ली। आखिर क्या पढ़ रही थी मैडम? उसने किताब का टाइटल देखा। जहाँ वो निशान रख कर गई थी वहीं से उसने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दो पैराग्राफ पढ़कर ही चक्कर आने लगे थे। गहरी सांस लेकर किताब रख दी और दोबारा टीवी की तरफ मतवजा हो गया। लेकिन टीवी तो पलवशा को जलाने के लिए ऑन किया था। अब वो चली गई तो टीवी देखने की जरूरत ना थी, चुनाचे टीवी भी बंद कर दिया। आखिर वो भी मुसलमान था, रमजान का एहतराम उस पर भी वाजिब था। बारिश ने यकदम ही माहौल खूबसूरत बना दिया था। पलवशा खिड़की के सामने मबहूत सी रहमत की बारिश बरसते देख रही थी। उसके शहद रंग बाल हवा के झोंके से होले होले हिल रहे थे। बारिश अच्छी लगती है ना? हमदान उसके पीछे आन खड़ा हुआ। तो बारिश में भीगे? हमदान ने फरमाइश की। मुझे दूर से बारिश को देखना पसंद है, पलवशा ने वाज़ेह किया। बारिश को देखते हुए चाय पीना, और मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। पलवशा ने मुड़कर उसकी बात काटी। फिर बोली, पता है हमदान मेरा दिल क्या चाहता है? हमदान बोले बगैर उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखें जिनमें अजीब सा सहर था। मेरा दिल चाहता है मेरी जिंदगी में जो शख्स आए वो बिल्कुल मेरे जैसा हो। मैं उसकी आंखों से दुनिया को देखूं, वो मेरे ख्वाबों में रंग भरे। मैं हूँ ना पलवशा, मैं तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करूँगा। तुम इसका यकीन क्यों नहीं करती हो? हमदान ने कहा। तुम मेरे ख्वाबों को समझ ही नहीं सकते तो पूरा कैसे कर सकते हो पलवशा? हमदान ने गहरी सांस ली। तस्वुराती दुनिया में रहती हो, तुम जानती हो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादा अहम चीजें क्या है? मोहब्बत, इज्जत, एक दूसरे का ख्याल रखना, भरोसा करना, और ये सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो उसके बिल मुकाबिल खड़ी उसकी आंखों में देख रही थी। तुम मेरा ख्याल छोड़ दो हमदान, हम मशरिक और मगरिब की तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमदान कुछ नहीं बोला था। वो उसकी आंखों में टूटते कांच देख सकती थी। फिर वो खामोशी से मुंह फेर कर चला गया, कुछ भी कहे बगैर। कोई शिकवा न शिकायत, कोई दलील न तबसरा, कोई मजाक न कोई दावा। क्या वो वाकई मायूस हो गया था? वो कभी उसके पीछे नहीं आएगा, कभी उसकी आरज़ू नहीं करेगा। पलवशा ने एक गहरी सांस ली और अपना रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। वही हुआ जो वो चाहती थी। लेकिन फिर वो खुश क्यों नहीं थी? आंसू उसके गिर्द घेरा क्यों डाल रहे थे? खलिश का कांटा उसके दिल में क्यों चुभ रहा था? क्यों? दिन एकदम उदास हो गए थे। हमदान ने उसके आगे पीछे फिरना, उसे तंग करना छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर संजीदगी की एक गहरी छाप दिखाई देती थी। पलवशा चुपके से उसे देखती, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होता था। यूं नजरअंदाज होना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो हमेशा से उसकी तवज्जो की आदी थी। शायद इसी वजह से उसने हमदान को अपना हक समझना शुरू कर दिया था। एक प्यारा सा कजन जो हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था, उसकी तवज्जो और अल्तफात का मुंतजिर रहता था, अब अचानक ही रुख मोड़ गया तो उसे झंझलाहट होने लगी थी। उसे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। वो काफी बार खुद को समझा चुकी थी कि सब कुछ वैसा ही था जैसा वो चाहती थी, लेकिन हकीकतन सब वैसा नहीं
नहीं था। ताई, आपको शमसा खाला याद है? सहरी खाते हुए हमदान ने अचानक रिजवाना बेगम को मुखातिब किया था। वो जो लाहौर में रहती थी? रिजवाना बेगम ने पूछा। जी, उनकी एक बेटी नीलम एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करती है। ऑफिस के काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रही है, हमदान ने इतला दी थी। अच्छा, कब? रिजवाना बेगम ने यूं ही पूछा था। आज। होटल में रहने का इरादा था उसका। मैंने कहा, घर किस लिए है? जितने दिन ठहरना है घर में ठहरो। ठीक किया बेटा, हमीद साहब ने कहा। रूम साफ करवा दो बेगम। वो रिजवाना बेगम से मुखातिब हुए थे। साफ है, मैं फिर करवा दूंगी, रिजवाना बेगम ने जवाब दिया। सहरी के बाद पलवशा को सोने की आदत थी। जब वो दोपहर में सोकर उठी तो नीलम आ चुकी थी। वो ड्राइंग रूम में मम्मा के साथ बैठी थी। रिजवाना बेगम ने दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ करा दिया था। पलवशा ने बगौर उसका जायजा लिया। वो एक सुनहरी रंगत वाली खूबसूरत लड़की थी। गर्मी की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लॉन के सब्ज और स्याह खूबसूरत प्रिंट के सूट में हम रंग चूड़ियों और छोटी छोटी सब्ज झुमकियों के साथ वो कहीं से भी एक मल्टी नेशनल की सीनियर पोस्ट पर काम करने वाली लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। उसका पहला तासुर एक बेफिक्र, खूबसूरत, हंसती खिलखिलाती लड़की का बनता था। रोजा है बेटा? रिजवाना बेगम उससे पूछ रही थी। जी आंटी, वो मुस्कुराई। फिर तुम यूं करो, कमरे में जाओ और फ्रेश होकर आराम करो, रिजवाना बेगम ने उसे मशवरा दिया था, जिस पर वो फौरन अमल पैरा होते हुए अपने कमरे में चली गई थी। हमदान उसे छोड़कर पहले ही ऑफिस जा चुका था। वाओ, लुकिंग गुड यार। पकौड़ों का मसाला मिलाते हुए पलवशा ने अपनी पुश्त पर हमदान की आवाज सुनी तो चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। उसकी मुखातिब नीलम थी जो रूम से निकल आ रही थी। वो शायद अभी नहाकर निकली थी। गीले बाल हाफ कैचर किए हुए थे। सुर्ख लिबास में वो किसी खिलते गुलाब की मानिंद महसूस हो रही थी। खुशदिली से हमदान को थैंक यू कहकर वो सीधा किचन में ही चली आई थी। आंटी, मैं कुछ हेल्प करवाऊं आपकी? अब वो अपनी खिदमत रिजवाना बेगम को पेश कर रही थी। नहीं बेटा, आप अंदर जाकर बैठो, सब तैयार है, मैं भी आती हूँ, रिजवाना बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई थी। अब वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। हमदान भी वहीं था। दोनों बातें कर रहे थे, कहके लगा रहे थे। उनके बुलंद कहकों की आवाज किचन में भी आ रही थी। हमदान उसके आने से बड़ा खुश है, पलवशा ने जलकर सोचा। देहांत से पलवशा, पकोड़े जल रहे हैं। रिजवाना बेगम ने उसे डांट कर कहा तो उसे जल्दी से पकोड़े कढ़ाई से निकाले थे। अफ्तारी बहुत खुशगवार माहौल में हुई थी। हमदान के ननियाल से काफी मुद्दत बाद कोई आया था, इसलिए बाबा और चचा भी नीलम की खसूसी आवभगत कर रहे थे। अफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज पढ़कर सब लोग टीवी लाउंज में बैठे थे। पलवशा ने सबको चाय पेश की थी। तभी नीलम अपना बैग लेकर आ गई थी। वो सब के लिए तहाइफ लाई थी। हमदान के लिए परफ्यूम और घड़ी थी। हमदान ने परफ्यूम स्प्रे करके चेक किया और फिर दिल खोलकर नीलम की पसंद की दात दी थी। बाबा और चचा के लिए भी परफ्यूम्स थे। रिजवाना बेगम के लिए खूबसूरत कढ़ाई वाली चादर और पलवशा के लिए मैरून और गहरे सब्ज रंग के इम्तिजाज का सूट। सब ने ही उसका शुक्रिया अदा किया था। मम्मा ने उसे प्यार से डांटा भी था कि क्या जरूरत थी इस सब तकल्लुफ की। वो जवाबन कुछ भी कहे बगैर हंसती रही थी। पलवशा ने सोचा था कि उसका सूट देखकर हमदान कहेगा कि पलवशा इस तरह के गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनती या वो कोई और तंज करेगा, लेकिन वो खामोश रहा था। वो अब पलवशा के किसी भी मामले में दिलचस्पी लेना मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका था। पलवशा बदल रही थी, क्या हमदान भी बदल रहा था? रिजवाना बेगम लाउंज में सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। पलवशा उनके पास ही नीचे कारपेट पर कुशन रखे बैठी थी। उसके हाथ में परवीन शाकर की खुशबू थी। हमदान, रिजवाना बेगम ने बाहर से गुजरते हमदान को पुकारा। जी ताई। वो फौरन ही अंदर आ गया था। नीलम और उसकी फैमिली के गिफ्ट्स लेने हैं, किसी वक्त तुम पलवशा को साथ ले जाकर खरीद लाओ, रिजवाना बेगम ने कहा। ताई, मुझे उसके पसंद का पता है, मैं खुद ही ले आऊंगा, आप फिक्र ना करें, हमदान ने जवाब दिया। हमदान, तुम्हारे लैपटॉप पे तो पासवर्ड लगा है यार, उसे तो खोलो। नीलम हमदान का लैपटॉप उठाए अंदर आई थी। लाओ। हमदान ने उससे लैपटॉप ले लिया था। अब वो दोनों कुशन रखकर नीचे ही बैठ गए थे। हमदान नीलम को अपने बचपन की तस्वीरें दिखा रहा था। तुम कितने गोलू मोलू से होते थे ना, आंटी तुम्हें कैसे उठाती होंगी? नीलम हंस रही थी। ये कौन है? कितनी स्वीट बच्ची है, उसके सारे मुंह पर चॉकलेट लगी है। अब वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछ रही थी। पलवशा जानती थी कि वो उसी के बचपन की तस्वीर थी। इसे छोड़ो, ये देखो कौन है। हमदान ने नीलम की तवज्जो एक तस्वीर की तरफ मबजूल करा दी थी।
पलवशा के दिल को धक्का सा लगा। वो अब उसका जिक्र तक करना गवारा न करता था। ये तो मेरी तस्वीर है, तुम्हारे पास कैसे आई? नीलम हैरान होकर पूछ रही थी। बस देख लो। हमदान ने फर्जी कॉलर अकड़ाए। अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? नेकी और पूछ। नीलम फौरन तैयार हो गई थी, साथ ही पलवशा को भी पूछ लिया था। पलवशा, आइसक्रीम खाने चलोगी? हमदान लैपटॉप लेकर खड़ा हो गया। उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है यार, तुम चलो। वह कहता हुआ बाहर निकल गया था। नीलम उसके पीछे थी। तुम्हारा और हमदान का झगड़ा हुआ है? रिजवाना बेगम कड़ी निगाहों से पलवशा को देख रही थी। नहीं तो, पलवशा की आवाज मध्यम थी। पलवशा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। रिजवाना बेगम का लहजा होसीला था। हमदान की शादी तुम्हारे अलावा किसी और से हुई तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो किसी और से शादी कर लेता है तो? उसका गला रुंध गया था। तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारे ही नखरे आसमानों पे पहुँचे हुए थे। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मर्जी का शोचा ना छोड़ा होता तो मैं अब तक तुम्हारा निकाह करा चुकी होती। मैं भी कहूँ, अचानक ननियाल वालों को अचानक हमदान की याद क्यों आ गई है? अच्छा भला बरसरे रोजगार खूबसूरत लड़का। वो सर पकड़कर बैठ गई थी। पलवशा उठकर अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। उफ तौबा, अफ्तारी के बाद तो बहुत ही सुस्ती हो जाती है। नीलम सोफे पर बैठी थी। कम खाना था ना? हमदान हंसा। ज्यादा खाती तो इतनी स्मार्ट ना होती। नीलम ने हंस कर कहा। हाँ ये तो है। हमदान ने फौरन ही तस्लीम कर लिया। खाला से कहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए इस्लामाबाद भेज दें। नहीं, उसने फौरन ही इनकार किया। मुझे इस्लामाबाद पसंद नहीं है, अजीब बेहिस्सा शहर है। तुम क्यों नहीं लाहौर शिफ्ट हो जाते? हाँ खैर, मेरा ट्रांसफर तो हो सकता है, हमदान सर हिलाकर कह रहा था। ये गुफ्तगू सुनकर पलवशा को तो जैसे आग ही लग गई। तो नौबत यहाँ तक आ गई थी। हमदान सिर्फ मेरा है, वो किसी और के बारे में सोच के तो देखे, मैं उसका गला दबा दूंगी। अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए उसके अज़ाइम जारिहाना बल्कि कातलाना हो रहे थे। नीलम मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है? उसने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया। हल्का आसमानी जोड़ा, जेबतन किए बालों की कसकर पोनी बनाए, माथे पर कई बल लिए। पलवशा हमीद को अपने रूबरू देखकर उसे कोई खास खुशी नहीं हुई। नजरों के सामने नीलम का बना संवरा तरोताजा वजूद लहरा गया। उसने अलमारी खोलकर शॉपिंग बैग निकाला। हमदान के दिलाए हुए कपड़े अभी तक यूं ही रखे थे। शिफॉन की आस्तीनों वाला पर्पल सूट निकालकर वो वॉशरूम में घुस गई। शावर लेकर बाहर निकली तो गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। ज्वेलरी वाला डब्बा खोला और सिल्वर नाजुक से बूंदे पहन लिए। बालों को ब्रश करके खुला छोड़ दिया। अब वो हमदान की खबर लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। बाहर आकर देखा तो हमदान और नीलम दोनों गायब थे। गए होंगे दोनों फिर आवारागर्दी करने। वो आग बगौला होकर अपने कमरे में वापस आ गई। चाहे कितनी भी देर इंतजार करना पड़े, हमदान की तबीयत तो मैं आज साफ करके रहूंगी। उसने दिल ही दिल में इरादा किया। न जाने कितना वक्त हो गया था इंतजार करते हुए। जब उसने खिड़की के बाहर हमदान की झलक देखी। हमदान, वो बुलंद आवाज में चिंगाड़ी थी। कहाँ है? वो तेजी से अंदर आया था और अब इधर उधर देख रहा था। क्या? वो उसे बेड के नीचे झांकते हुए देखकर हैरान हुआ। छिपकली, वो मासूमियत से बोला था। छिपकली कहाँ से आ गई? पलवशा बुरी तरह झिंझलाई थी। तुमने छिपकली देखकर मुझे नहीं बुलाया था? हमदान ने कहा। नहीं भाई, पलवशा ने कहा। अच्छा, हमदान ने सर हिलाया और कमरे से जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? पलवशा ने गड़बड़ा कर उसे रोका। हमदान रुककर हैरत से उसे देखने लगा। मेरा मतलब है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करो। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। मुझे? पलवशा ने थूक निगला। मुझे एहसास हुआ कि तुम इतने बुरे नहीं हो जितने मुझे लगते हो। हमदान भौंचका कर रह गया। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, पलवशा ने जल्दी से कह दिया। क्यों? वो कड़े तेवरों से पूछ रहा था। अब तुम मुझे बुरे नहीं लगते हो। पलवशा अपने हाथ आपस में मिला रही थी। तो फिर कैसा लगता हूँ? हमदान ने अगला सवाल किया। जब तुम नीलम से फ्री होते हो तो बहुत बुरे लगते हो। पलवशा ने अपनी जलन का इजहार कर ही दिया। हमदान का कहका बेसाख्ता था। तो ये बात है, मेरी बात का गलत मतलब लेने की जरूरत नहीं है। पलवशा ने उसे घूरा। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मैंने इनकार। वो कोई नामुनासिब बात कहते कहते रुक गई। अरे तुम क्या समझ रही हो? हमदान ने उंगली से उसका सर बजाया। नीलम एक प्यारे से बेटे की माँ है। क्या? अब हैरान होने की बारी पलवशा की थी। जी हाँ, खाला के पास छोड़कर आई थी अपने 3 साला बेटे शाहजेब को। ओह, तुमने बताया क्यों नहीं था? मैंने इतने दिन इस बेचारे से सीधे मुंह बात नहीं की। पलवशा को हकीकतन अफसोस हुआ। खैर, वो तो तुम्हारी आदत है, हमदान ने लापरवाही से कहा। मैं जाकर उससे सॉरी करती हूँ। पलवशा ने बाहर का रुख किया। उसे तो मैं अभी अभी एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ, हमदान ने इतला दी। खैर, तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? पलवशा ने गायब दिमागी से कहा। यही कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। हमदान मुस्कुराया। मैंने तो ये सब नहीं कहा। पलवशा ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारा मतलब तो यही था ना? हमदान ने पूछा। पलवशा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। हाँ,
ओह बल्ले बल्ले, हमदान ने नारा लगाया। क्या बेहुदगी है। पलवशा उसके अंदाज पर बिगड़ी थी। तुम्हें पता है चांद नजर आ गया है, कल ईद है, हमदान ने बताया। अच्छा, वो खुश हुई। मुबारक हो। किस बात की मुबारक, चांद की या मंगनी की? वो जगमगाते चेहरे के साथ पूछ रहा था। मंगनी। पलवशा ने हैरत का इजहार किया। हाँ, कल हमारी मंगनी है, चलो तुम्हें मेहंदी लगवा कर आऊँ। हमदान ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। मंगनी? मगर मंगनी के लिए जोड़ा तो खरीदा ही नहीं। पलवशा ने परेशान होकर कहा। मैं खरीद चुका हूँ, सुर्ख लहंगा। वो बाहर निकलते हुए बोला। मंगनी पर कौन पहनता है सुर्ख लहंगा? पलवशा उसके पीछे चलते हुए बिगड़कर कह रही थी। रिजवाना ने दोनों को तकरार करते देखा तो मुस्कुरा दी। वो जानती थी इस मरतबा ईद यादगार होगी।